धन्यवाद उपाध्यक्ष जी। एक बहुत ही गंभीर विषय पर जो देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और जम्मू कश्मीर राज्य के सुरक्षा के साथ भी जुड़ा हुआ है, और जितना गंभीर ये विषय है उसकी गंभीरता सदन के आज के माहौल से पता चलती है। और इसलिए सत्ता पक्ष की ओर से बोलते हुए मैं एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में अपनी बात रखना चाहूँगा। आरोप लगाना बहुत आसान है और आरोपों में जब तथ्यों की भारी कमी हो तब तो आप विपक्ष में रह के बड़ी आसानी के साथ झूठे आरोप भी लगा सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि आज़ादी के समय से ही जम्मू कश्मीर राज्य का विषय और जम्मू कश्मीर राज्य की परिस्थितियां गंभीर और विशेष हैं। और ये विशेष परिस्थितियां किनके कारण हैं, आज जो विपक्षी दल हैं जो अंदर झांक कर देखें, आत्म मंथन करने की किसी को आवश्यकता है तो मुझे लगता है इनको बहुत ज़रूरी है कि किसके निर्णय, किस समय क्या निर्णय उस समय के नेताओं के रहे जिसके कारण आज भी ये परिस्थितियां बनी हुई हैं, जिसको आप स्पेशल स्टेटस का दर्जा कहते हैं, जिसके कारण ये परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। और शायद यही कारण है उपाध्यक्ष जी कि धरती और मंगल तक की दूरी तो हमने दूर पार कर ली, लेकिन शायद दिल्ली और कश्मीर के बीच के दिलों की दूरी को हम कम नहीं कर पाए। क्या कारण रहा, आज हम सबको अपने आप से पूछने की आवश्यकता है। आज हमारे मित्र ने जब भाषण देते हुए यहां से कहा, वरिष्ठ सदस्य हैं, मुझे अभी तक ये समझने में शायद मेरी कमी होगी, आखिरकार इन्होंने किसके ऊपर आरोप लगाया या क्या जानना चाहते थे कि ये परिस्थितियां कैसे पैदा हुई। क्या ये एनकाउंटर के खिलाफ थे या बीजेपी और पीडीपी के गठबंधन के खिलाफ थे या पाक के हस्तक्षेप के खिलाफ थे या जो वहां पर सुरक्षा बलों के द्वारा पैलेट गन्स वगैरह का कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया गया उसके खिलाफ थे। आखिर ये परिस्थितियां क्यों पैदा हुई, आखिर 8 जुलाई को जो व्यक्ति मारा गया वो कौन था। क्या इसमें तो कोई दो राय नहीं कि बुरहान वानी जो थे वो एक आतंकवादी थे, लंबे समय से उनको पकड़ने की बात चल रही थी, और जिस व्यक्ति से भारत की सुरक्षा को खतरा हो और सुरक्षा बलों ने उनको मार गिराया हो तो सुरक्षा बलों को उसकी बधाई देनी चाहिए कि देश की सुरक्षा के लिए उन्होंने काम किया है। लेकिन उसके बाद जो परिस्थितियां खड़ी हुई वो कई और प्रश्न खड़े करता है। दुख के साथ ये कहना पड़ता है क्योंकि आरोपों में शायद कुछ कमी थी और तथ्यों की जो आंकड़े मेरे पास हैं, और मैं माननीय गृह मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि 2005 में अगर टेररिस्ट वायलेंस, आतंकी हिंसा के 1990 मामले थे और 2014 तक आकर वो 222 तक कम होकर रह गए, और कुल मौत 2005 में अगर 1663 लोगों की हुई तो 2014 में कम होकर वो 185 की रह गई। तो बड़ा नहीं, ये कम हुआ है। और जहां तक इन्फिल्ट्रेशन की बात है, 2005 में 597 ऐसे मामले सामने आए जो 2014 में कम होकर 222 रह गए। तो कृपया करके होम मिनिस्टर साहब ये बताएं कि आखिरकार ये कमी जो आई है इसके लिए मैं सरकार को, अब की सरकार को भी और पूर्व की सरकार को बधाई देना चाहता हूं, और विशेष तौर पर सुरक्षा बलों को बधाई देना चाहता हूं कि जिन्होंने लगातार ऐसे मामलों में कमी लेकर आए हैं। सुरक्षा बलों को हमें बधाई देनी चाहिए जो अपना घर परिवार छोड़कर वर्षों वर्षों तक अपने परिवार से दूर रहते हैं, अपने परिवार की सुरक्षा नहीं
125 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा करने के लिए अगर अपना बलिदान कोई देता है तो भारत का सैनिक देता है, जिस पर हमें गर्व होना चाहिए। लेकिन जब उसके खिलाफ हथियार उठाया जाता है, जब उसके खिलाफ आवाज उठाई जाती है, जब पथराव किया जाता है, आज मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे शायद पथराव की घटनाएं पहली बार हुई। मैं केवल तीसरी बार सांसद बना हूं उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन सन 2010 की घटना मैं याद कराता हूं, जुलाई महीने की। यही सदन था, हम उस ओर बैठे थे, आप इस ओर बैठे थे। 3 महीने तक पथराव की घटनाएं रही, 3 महीने तक। क्या कारण था उसके पीछे, और उस समय की सरकार कौन थी, क्या उसकी भूमिका रही? मैं तो उस समय नया सांसद था, मैंने तब भी सभी सांसदों के पास जाकर कागज पर साइन कराकर एक अनुरोध किया था कश्मीर के युवाओं से कि हिंसा से कुछ नहीं मिलेगा, हमें यहां पर वातावरण ठीक करना होगा, उन तक पहुंचना होगा। और मैं तो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूं, जिसके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो चाहे कलकत्ता से आते थे, लेकिन कश्मीर के लिए किसी ने अपना बलिदान दिया तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिया था। अटल जी ने कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत के दायरे में रहकर सारी बात करने की बातचीत कही। अगर सही मायने में कश्मीर में कभी कोई संभावना देखी गई कि हालात सुधर सकते हैं, ये दिलों की दूरियों में कमी हो सकती है, ये जो 2 हिस्सों में अलग अलग दिखाने का प्रयास किया जाता है, भारत का ही एक हिस्सा है, तो अटल जी के समय वो देखने को मिला था। बहुत प्रयास उसमें हुए, लेकिन सन 2010 जुलाई में ये पथराव की घटनाओं के पीछे क्या सरकार उस समय पैलेट गन्स नहीं चली थी? क्या उस समय पैलेट गन्स का प्रयोग नहीं किया गया था? मैं गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं, किसके समय वो खरीदी गई, किसने उसका इस्तेमाल किया, किसके ऊपर उसका इस्तेमाल किया गया? मेरे कश्मीर के नौजवान भाई, चाहे किसी की सरकार के समय उसके जान गई हो, मेरे वहां के भाई बहन, चाहे वो 15 साल का हो या 50 वर्ष का हो, एक एक कश्मीरी हमारा भाई और हमारी बहन है, और उनकी जान हमें प्यारी है, उसकी जान की हमें सुरक्षा करनी चाहिए। चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो। प्रधानमंत्री जी के बारे में कहा गया, मैं सदन के सामने कहना चाहता हूं, मैं आज आंकड़े नहीं देना चाहता था, लेकिन मजबूरी में अब कहने पड़ेंगे। कश्मीर में बाढ़ आई, हमने असम की घटनाएं भी देखी, जब आपके यहां से प्रधानमंत्री आते थे, लेकिन वहां पर फौज नहीं पहुंचती थी और प्रधानमंत्री भी नहीं आते थे। लेकिन कश्मीर की बाढ़ के समय 1 दिन के अंदर प्रधानमंत्री जी वहां गए भी, और 80,000 करोड़ रुपए का 80,000 करोड़ रुपए का पैकेज अगर जम्मू कश्मीर को किसी ने दिया, और यूपीए से 3 गुना ज्यादा किसी ने दिया, तो एनडीए की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया है। और यही नहीं, पावर प्रोजेक्ट्स वहां पर बंद थे, उनको शुरुआत करने का काम, नए स्टेडियम्स वहां पर बनाने का काम, स्पेशल यूनिवर्सिटी अगर मणिपुर और कश्मीर को दी गई तो हमारी सरकार ने दी है। 3 मेडिकल कॉलेज, 2 एम्स, आईआईटी, आईआईएम, 7 पॉलिटेक्निक कॉलेज, 40,000 करोड़ रुपए की सड़कें, और माननीय नितिन गडकरी जी अब जाकर 9,000 करोड़ रुपए की टनल का भी वहां पर पत्र रखा। यह कब हुआ था कश्मीर में? आंकड़े देने उपाध्यक्ष जी तो आप जितने आंकड़े कहोगे मैं सुबह से शाम तक आंकड़े दे सकता हूं। पैकेज की बात की जाए तो यूपीए की सरकार से 3 गुना ज्यादा पैकेज हमने दिया है। और यही नहीं, केवल पैसे की बात नहीं, विकास की बात नहीं, अगर दिलों की दूरियों को पूरा करने का किसी ने काम किया तो जो व्यक्ति अपने घर में दीपावली नहीं मनाई, कश्मीरी भाई और बहनों के बीच में जाकर नरेंद्र मोदी जी ने दिवाली मनाई। लेकिन अगर सच्चाई से दूर रहोगे, अभी 2 वर्ष ही हुए हैं मित्रों, पीड़ा मुझे इस बात की लगती है कि वहां पर पीडीपी और बीजेपी की सरकार बन कैसे गई। ना ये आपने बनाई, ना ये मैंने बनाई, ये जम्मू कश्मीर के लोगों ने बनाई है। 6 साल तक पूरा विकास करके जम्मू कश्मीर को आगे लेकर आएंगे। जो पिछले 60 वर्षों में नहीं हुआ वो इन 6 वर्षों में करेगी, तो एनडीए की सरकार, बीजेपी और पीडीपी की सरकार वहां पर करके देगी। लेकिन आपने बातचीत की बात कही,
वहां 6 वर्ष कटे नहीं। आखिरकार वहां पर आर्मी की, अर्धसैनिक बलों की, जम्मू कश्मीर पुलिस की भूमिका क्या रहती है? एक तरफ आतंकवादियों के साथ बॉर्डर पर लड़ना, आतंकवादी घुसपैठ को रोकने की जिम्मेदारी उनकी, जम्मू कश्मीर में कोई आतंकी घटना ना हो तो उसकी जिम्मेदारी उनकी, पथराव की घटना हो तो उसको रोकने की जिम्मेदारी सैनिक बलों की। किस तरह का प्रेशर उनके ऊपर होता होगा, शायद आपने उसका अंदाजा नहीं लगाया। जिनके ऊपर लगातार आरोप लगते हैं, जहां पर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट में बदलाव करने की बात आपकी सरकार करती थी, और मैंने जम्मू कश्मीर में उस समय की सरकार के खिलाफ भी, और वहां पर माहौल में कोई शांति करने के लिए और आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट में बदलाव ना हो तो जनवरी 2011 में अगर 4,500 किलोमीटर की किसी ने यात्रा की तो मैंने एक सांसद और भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष के नाते की थी। हजारों युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ गिरफ्तारी दी थी। आपने तो मुझे मेरे ही देश में तिरंगा झंडा फहराने से रोक लिया। आपने तो उस समय के नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा और लोकसभा को झंडा फहराने तक नहीं दिया था। क्या हालात आपने उस समय पैदा कर दिए थे। जो हमारे कार्यकर्ता कश्मीर गए उनके हाथ पैर तोड़कर उनको वापस भेज दिया गया था। परिस्थितियां उससे कई गुना अच्छी हैं। वहां की सरकार ने, यहां की सरकार ने काम करके दिखाया है। और जहां तक सैनिक बलों की बात है, आर्मी की बात है, जब फ्लड भी आया तो उस समय किश्तियां लेकर लोगों को 2.5 लाख से ज्यादा लोगों की जान, लाखों लोगों की जान बचाई, तो भारतीय सेना ने लाखों लोगों की जान बचाई थी। अगर राहत के समय खाने की सामग्री, मेडिकल ट्रीटमेंट, फर्स्ट एड किसी ने दी तो आर्मी ने वहां पर दी थी। और यही नहीं उपाध्यक्ष जी, पिछले कई वर्षों से आतंकवाद और पाकिस्तान से लड़ते लड़ते और स्थानीय कुछ वर्ग की आलोचना सहने के बावजूद हमारा फौजी भाई पूरी मान सम्मान, पूरी ईमानदारी के साथ हर कश्मीरी की सुरक्षा करने के लिए, हर भारतीय की सुरक्षा करने के लिए वहां पर अपने प्राण त्यागता है। हमें इस बात पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जब ये कहा जाता है कि पैलेट गन उठाई जाती, किसके खिलाफ? हम भी नहीं चाहते पैलेट गन उठे, हम भी नहीं चाहते लाठी उठाई जाए। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मैं मंत्री जी से, उपाध्यक्ष जी आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा। जब आपकी पुलिस चौकी पर आकर कोई आपके हथियार छीने, आपके सुरक्षा बलों पर कोई लगातार पथराव करे, आपकी गाड़ियों से आपको उतार कर फेंका जाए, पेट्रोल बम आपके ऊपर फेंके जाएं, आपके ऊपर लगातार हमले किए जाएं, तो आपके सुरक्षा बल क्या करेंगे? क्या करेंगे आपके सुरक्षा बल? कम से कम अपनी सुरक्षा तो करेंगे। अगर विपक्षी मित्रों के पास, क्योंकि हमें तो सत्ता में कम वर्ष हुए हैं, इन्होंने इतने वर्षों तक राज किया, इनके पास कोई समाधान है तो कृपया करके वो भी उसका उल्लेख जरूर करें। और मुझे दुख इस बात का होता है कि राज्यसभा में कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री और वहां के सदस्य भी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा कि 40 जहाज एक दिन में कश्मीर में आते हैं। अब टूरिज्म को बढ़ावा हो रहा है, लाखों लोगों को रोजगार मिल पा रहा है। लेकिन हमारे यहां के सदस्य ने कहा कि बहुत जीडीपी की ग्रोथ रेट नीचे आ गई। ये दोनों में बहुत विरोधाभास है। पार्टी में ही मुझे लगता है आंकड़ों की कहीं ना कहीं कमी है, कहीं ना कहीं उसका वो देखना चाहिए। जहां तक सरकार और सुरक्षा बलों की भूमिका है, बहुत अच्छी रही। लेकिन पाकिस्तान की भूमिका क्या रही? पाकिस्तान जो आग लगाने का काम कर रहा है, सोनिया जी, हमें जरूर देखना पड़ेगा कहीं तेल लगाने का काम, तेल डालने का काम हमारी ओर से किसी का तो नहीं हो रहा। आग तो पाकिस्तान लगा रहा है, तेल डालने का काम हमारे यहां से तो किसी की ओर से नहीं हो रहा। अगर हम सब राजनीतिक दल जम्मू कश्मीर के लोगों की सुरक्षा की बात करते हैं, उनको सुरक्षित देखना चाहते हैं, सब एक स्वर में बात करते हैं, तो कुछ दुनिया की कोई ताकत नहीं जो हमें रोक पाए। जम्मू कश्मीर हमारा है, सदा भारत का ही हिस्सा रहेगा। पाकिस्तान ने 3 युद्ध भारत के साथ लड़ लिए और तीनों युद्धों में पाकिस्तान को धूल किसी ने चटाई तो भारतीय सेना ने चटाई है। हमें इस बात का गर्व होना चाहिए।
उनका सपना सदा ये रह जाएगा। मुझे नहीं पता कांग्रेस के कितने नेता वहां पर सीमा पर लड़ने गए थे, मुझे नहीं पता कांग्रेस के कितने नेता सीमा पर लड़ने गए थे, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं, जब कारगिल का युद्ध हुआ था तो हिमाचल प्रदेश के उस समय के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और उस समय में हमारे प्रभारी नरेंद्र भाई मोदी जी कारगिल की सीमा पर सैनिकों का मनोबल बढ़ाने वाले कोई नेता गए थे, तो हमारे नेता गए थे। मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन आप लोगों ने बुलवाया है, इसलिए मैं आपको याद करवा रहा हूं। अब मैं ये नहीं कहूंगा 90,000 सैनिक किसने छोड़े। आपको ये पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर की समस्या आपके किस नेता की कमी के कारण है। मैं उस पर आज नहीं जाना चाहता, यह आपको पता है, और नहीं पता होगा तो इतिहासकारों के पास जाकर समझ लीजिए। जो अफजल को अफजल गुरु कहते हो, जो उसको शहीद बताते हो, मैं उनसे बहस नहीं करना चाहता। अफजल जी भी कहते हैं वैसे तो। पाक की भूमिका क्या रही? पाक सीधे युद्ध में हमसे कभी नहीं जीत पाया और ना ही कभी जीत पाएगा। पाक का सपना जो कश्मीर को अपना करने का था, ना कभी वो पहले पूरा हो पाया है, ना कभी वो भविष्य में पूरा हो पाएगा। इस बात की बात हम कह देना चाहते हैं। जब वो लड़कर नहीं ले पाए तो आतंकवाद को बढ़ावा देने का प्रयास किया। पिछले 3-4 दशकों से लगातार हमारी सेना वहां पर लड़ रही। आदरणीय जनरल वीके सिंह जी यहां पर बैठे, इन्होंने तो वहां पर परिस्थितियां देखी। जब आतंकवाद के माध्यम से भी वो नहीं कर पाए, अलगाववादी नेताओं के माध्यम से भी नहीं कर पाए, तो पैसे के माध्यम से वहां के युवाओं को भटकाने का प्रयास किया गया। और ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से ये भी जानना चाहूंगा, क्या इस समय पैसे का भी इस्तेमाल हो रहा है? क्या पाकिस्तान की इसमें भी भूमिका आ रही है? क्या पाकिस्तान ने जो बुरहान अली को वानी को शहीद घोषित किया और काला दिवस मनाने की बात कही, जिसका हमने विरोध भी किया, आलोचना भी की, और मैं अपने विपक्षी मित्रों के कहना चाहता हूं, जब आलोचना करने का समय है तो हम आलोचना भी करते हैं। जब गिरेबान पकड़ने का समय होगा, जवाब देने का, गोली से जवाब होगा, हम उसमें भी हिम्मत रखते हैं कि दूसरे देश के अंदर जाकर भी गोली चलाकर वहां पर बदला किसी सरकार ने लिया तो नरेंद्र मोदी की सरकार के समय ही लिया गया है। और इसमें आप ये निश्चिंत रहिए। और ये स्टोन पेल्टिंग और उपाध्यक्ष जी, ये जो स्टोन पेल्टिंग का विषय बार बार आया है, क्या ये स्टोन पेल्टिंग अभी अभी शुरू हुई? ये जो सरकारें गिराने का काम कांग्रेस कई वर्षों तक करती रही। जब 80 के दशक में एनसी की सरकार उस समय गिराई गई थी, उस समय भी स्टोन पेल्टिंग बहुत हुई थी। उस समय शुरुआत हुई थी। वहां तो लाइट चले जाए तब भी ट्रांसफार्मर पर पेल्टिंग, पथराव करते हैं। प्रोपेगेंडा वहां पर चलता है। ये मुझसे ज्यादा मेरे वरिष्ठ नेता खड़गे जी जैसे लोग जानते हैं। प्रोपेगेंडा वहां पर बहुत चलता है कि ये हो गया, दिल्ली से ये कर दिया गया, दिल्ली से वो कर दिया गया। क्या हमारी भूमिका उस प्रोपेगेंडा को और बड़ा करने की होनी चाहिए कि उसको रोकने की होनी चाहिए? और क्या सोशल मीडिया की आज भूमिका क्या है उपाध्यक्ष जी? सोशल मीडिया में दुनिया भर में देखा गया, चाहे अरब स्प्रिंग की बात की जाए, ISIS की बात की जाए, दुनिया भर में तख्ता पलट करने के लिए सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया गया। जो समाज को जोड़ने का और समाज को जोड़ने का काम होना चाहिए, आज समाज को तोड़ने का और हिंसा फैलाने का काम सोशल मीडिया के माध्यम से भी हो रहा है। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार हम सबको है और होना चाहिए। आपने तो लगाम लगाने की कोशिश की, हमने तो वो भी नहीं किया। हम उसमें विश्वास रखते हैं। जो आज चौथे स्तंभ की बात करते थे मीडिया की, मेरे मीडिया के मित्र जो लिखें आप लिखिए, खुलकर लिखिए। मोदी जी की जितनी आलोचना आपको करनी आप कर सकते हैं। मोदी सरकार की आपको जितनी आलोचना करनी आप कर सकते हैं। आपको जितनी नीतियों की आलोचना करनी, कार्यक्रमों की, आप कर सकते हैं। लेकिन एक आतंकवादी को पहले पन्ने पर शहीद या बड़ा हीरो या उसको ग्लोरीफाई करने का काम मत करिए। इससे देश को नुकसान हो रहा है। आप अपनी भूमिका को समझिए। चाहे अफजल की बात हो, चाहे याकूब मेनन की बात हो, मैंने पहले भी इसी सदन में खुलकर कहा था, मीडिया के कुछ वर्ग को समझना होगा
जिन लोगों को बड़ा नेता या शहीद बताने का प्रयास किया जाता है, कभी ना कभी वो हमें काटने आएगा, कभी ना कभी उनके भम दिमागों से हमारे परिवार या रिश्तेदारों का कोई व्यक्ति जाएगा, कभी हमारे किसी प्रिय की हत्या होगी, हमारा ही कोई भारतीय भाई और बहन मरेगा। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम सबको इकट्ठा होना चाहिए। और यह पूर्व में इस सदन का उदाहरण रहा है। जब जब पाकिस्तान को संदेश देना है, चाहे हमारे आपस में कितने भी वैचारिक मतभेद हों, लेकिन देश की एकता और अखंडता के लिए सभी राजनीतिक दल सदा पहले भी एक साथ आए हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि आज भी यहां से कोई ना कोई ऐसा संदेश, ऐसा रेजोल्यूशन देना चाहिए कि पाकिस्तान को और पाकिस्तान के 19 जुलाई को काला दिवस मनाना और बुरहान अली को शहीद घोषित करना, इसके खिलाफ यहां से कड़ा संदेश पूरी दुनिया भर में और विशेष तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ जाना चाहिए। ये जाना चाहिए। इसमें हमारी एकजुटता नजर आएगी और केवल सरकार की इसमें भूमिका नहीं, इसमें हर भारतीय की भूमिका, जैसे हमारे विपक्षी दल के नेता कह रहे थे। लेकिन अगर हम इसी तरह से आतंकवादियों को ग्लोरीफाई और ग्लैमराइज करते रहेंगे, उनका महिमा गुणगान करते रहेंगे, उनको और आकर्षक रूप में पेश करते रहेंगे, उससे पूरे देश को नुकसान होगा। मैं आदरणीय गृह मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि अगर सोशल मीडिया पर बुरहान अली एक्टिव था तो हमारे सुरक्षा बलों ने, हमारी आईबी ने उस पर पहले रोक क्यों नहीं लगाई? आखिरकार उसका इतना बड़ा कद कैसे होता चला गया? आप बाकी लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी पर तो मैं कहता हूं कि ठीक है, उनको आजादी रहनी चाहिए, लेकिन आतंकवादी बाकी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करे और हमारी सुरक्षा एजेंसियां चुप बैठी रहें, ऐसा क्यों हुआ? और भविष्य में ऐसा ना हो, इसके लिए हम क्या प्रयास करने वाले हैं? और ये जो प्रोपेगेंडा है जो कश्मीर में लगातार चलता है, इसके लिए हम सब इकट्ठे मिलकर क्या काम कर सकते हैं? उपाध्यक्ष जी, मुझे ये कहते हुए दुख होता है कि जब इस सदन में कई बार चर्चा की जाती तो कुछ वर्ग तक सीमित रहकर कर दी जाती है, उसको सेकुलरिज्म का रूप देकर उस पर बातचीत करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि इस हिंसा से किसी का फायदा नहीं हो रहा। उस दिहाड़ीदार कश्मीरी का क्या, उस गरीब कश्मीरी का क्या, उस होटल में काम करने वाले या छोटे ट्रेडर का या व्यापारी का, उस कश्मीरी का क्या जो इस 10 दिन के कर्फ्यू में, जिसको एक दिन भी कमाई करने का अवसर नहीं मिला, वो अपने परिवार को कैसे पालेगा? जो होटल लगातार फुल थे, आज उनकी पूरी कैंसिलेशन हो गई। जो हजारों लाखों लोग अमरनाथ यात्रा में इस बार ज्यादा रिकॉर्ड भीड़ जाने वाली थी, उसमें कमी आई, उससे किसको नुकसान होगा? उससे कश्मीर को, कश्मीरी लोगों को, उनको नुकसान होगा। और हम सबका यह प्रयास रहना चाहिए कि वहां पर शांति बनी रहे। संवाद तभी हो सकता है अगर वहां पर शांति होगी। और शांति बहाल करने के लिए मैं आदरणीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, और मेरा मीडिया के मित्रों से भी सवाल है, आखिर इस अनरेस्ट के पीछे है कौन? क्या हुर्रियत है? पाकिस्तान है? कौन है? संवाद किसके साथ करोगे? हु इज लीडिंग दिस एजिटेशन? इज इट हुर्रियत? इज इट पाकिस्तान? आपका डायलॉग किसके साथ होने वाला है? किसके साथ बातचीत करने वाले हो? अगर हुर्रियत के हाथ में तो उनको बोलिए पहले इसको रोकिए, अगर पाकिस्तान के हाथ में है तो उसको हमें किस तरह से जवाब देना, अब इसके बारे में सोचिए। उपाध्यक्ष जी, दुनिया भर में सुरक्षा एक बहुत बड़ा विषय बनता चला जा रहा है और देश की एकता पर यह जो नया प्रहार हुआ है, यह केवल भारतीय जनता पार्टी की और पीडीपी की लड़ाई नहीं है, यह हर भारतीय की, हर सांसद की लड़ाई है। और मुझे लगता है हर राजनीतिक दल को इस लड़ाई में एकजुट होकर इन देश विरोधी ताकतों को एक कड़ा संदेश देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी और सरकार ने लगातार कश्मीर के लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया है, और जो दिवाली के दिन भी कश्मीर के भाई और बहनों के बीच में हो,
जो फ्लड के समय भी उनके बीच में रहा हो, दिन रात एक करके उनकी चिंता करता हो, जहां पर हमारे गृह मंत्री जी रोज दिन में 3 बार जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री से बातचीत करके हर कश्मीरी भाई बहन की सुरक्षा की बात करता हो। मैं बधाई देना चाहता हूं ऐसी सरकार को जो कश्मीर के बारे में इतनी चिंतित है और आगे भी उसके विकास के बारे में बात करेगी। और हमें यह भी लगातार प्रयास करना है कि ये जो दुनिया भर में आतंकवाद के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया भर में आतंकवाद के विषय पर भारत की बात रखी है और भारत एक नई ताकत के रूप में उभर रहा है, तो देश के अंदर ये जो परिस्थिति पैदा हुई है इसको कैसे रोका जाए, मेरे हर कश्मीरी भाई बहन को किस तरह से सुरक्षित रखा जाए, कैसे हमें पैलेट गन ना चलानी पड़े, कैसे हम लाठी ना उठाएं, कैसे हम पथराव को रोक पाएं, कैसे हम दोनों तरफ से रिस्ट्रेन कर पाएं, कैसे मेरा किसी कश्मीरी भाई को अस्पताल जाने की जरूरत ना पड़े और ना ही मेरे किसी सुरक्षा बल को घायल होने की परिस्थिति में खड़ा होना पड़े। हम कैसे अपने कश्मीरी भाई और बहनों को सुरक्षित रख सकते हैं, हम कैसे उनके लिए नया रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं। मोदी जी ने कहा हम लाखों रोजगार वहां पर उपलब्ध करवाएंगे, लेकिन वातावरण तो पैदा हो। सरकार काम करने के लिए तैयार है, हजारों करोड़ रुपए के वहां पर कामकाज हो रहे हैं, नए रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ वातावरण बनाना हर राजनीतिक दल का प्रयास है। इसको ये कहकर आलोचना ना करें उपाध्यक्ष जी कि बीजेपी पीडीपी की सरकार बनी तो ये हुआ, नहीं, ये कश्मीर के लोगों ने, जम्मू कश्मीर के लोगों ने बनाई है। ये मत कहिए कि देश में भाजपा की सरकार है इसलिए हो रहा है। लंबी चौड़ी नहीं है, टू दी पॉइंट हम लोगों को देश भर के जितने यहाँ बैठे हैं सब एक होना पड़ेगा। तो संक्षेप में बात कोई कहनी हो तो कह लो, सुझाव देना हो तो। ये लंबे चौड़े भाषण कराओगे इस मुद्दे पर? हाँ, कितनी गंभीर समस्या है अंदर, तो मैं 3 मिनट में बता दूँ गंभीर क्या है। तो अता पता है कि इसके पीछे कौन है, सब मिलकर क्या करना चाहिए वो पता है कि पीछे कौन है इसके। लंबे चौड़े भाषण हो रहे हैं। उपाध्यक्ष जी राय दीजिए, 2-4 मिनट में देना हो। उपाध्यक्ष जी पूरा सदन एक है इस मामले में। उपाध्यक्ष जी सच्चाई ये है कि आज पाकिस्तान के अंदर जो उनके प्रधानमंत्री हैं, उनके देश के अंदर आज उनकी भूमिका बहुत कम हो गई थी। जब पनामा पेपर्स की लीक हुई तो पूरे उनके पाकिस्तान के अंदर संकट खड़ा हो गया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे, और कश्मीर के मुद्दे को लेकर वहां पर लगातार कई वर्षों से राजनीति हो रही है। यह भी सच्चाई है कि कश्मीर को लेकर आज तक पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला है और केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इसको एक राजनीतिक रूप दे रहे हैं। ना वो पहले कभी सफल हुए, ना आज कभी सफल हो पाएंगे। और मैं तो यही कहना चाहता हूं, ये पाकिस्तान की भूमिका जो है इसमें पूरी दुनिया भर को हम संदेश देंगे, ना उनको इसमें कभी सफल होने देंगे। हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, हमारी लड़ाई पाकिस्तान समर्थकों के खिलाफ है, हमारी लड़ाई कश्मीर के खिलाफ नहीं है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग रहेगा। कश्मीर के हर मेरे भाई बहन की सुरक्षा कैसे हो, ऐसा मैं गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं, ताकि हर हमारा कश्मीरी भाई बहन सुरक्षित रहे, ऐसा प्रयास किया जाए। और जम्मू कश्मीर की सरकार और केंद्र सरकार को मैं बधाई देना चाहता हूं कि सही समय पर सही कदम उन्होंने उठाए हैं और इस पर रोक लगाई है और आगे भी और अच्छा वातावरण पैदा करेंगे। आपका बहुत बहुत आभार।